जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले भी हम लोग 2 वीडियो बनाए हैं वैदिक काल के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता की या वैदिक काल की कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल का समय क्या था। तो उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? उत्तर वैदिक काल का समय था हम लोग 1000 से लेकर 600 BC था। इसके पहले अगर हम लोग देखें, इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि जो वैदिक काल का टोटल जो होता है वो था 1500 से लेकर 600 BC तक। तो 1500 से फिर 1000 जो होता है वो ऋग्वैदिक, और 1000 से 600 कौन सा होता है? उत्तर वैदिक काल। तो ये हम लोग चर्चा कर लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत सामान्य कब से माना जाता है? मतलब जो लौह प्रौद्योगिकी का जो शुरुआत है, आयरन टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका मतलब यही है क्वेश्चन का। तो ये हम लोग का उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल से ही लौह का प्रयोग या उपयोग होना शुरू हो गया था। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत कब से मानी जा रही है? उत्तर वैदिक काल से। तीसरा क्वेश्चन है कि यजुर्वेद में लौह उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? जो लौह उपयोग का जो मतलब शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल में, तो इसको यजुर्वेद में क्या कहा गया है इस उपकरणों को? तो श्याम अयस होगा, ठीक, ये अयस होगा, श्याम अयस और कृष्णा अयस। तो श्याम अयस और कृष्णा अयस किसके लिए जाना जाता है यजुर्वेद में? लौह उपकरण के रूप में। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी देख लिए। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। उत्तर वैदिक काल में राजस्व कौन चुकाते थे? तो जो 4 वर्ण विभक्त हो गया था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें से केवल और केवल राजस्व जो चुकाते थे वो सिर्फ वैश्य लोग ही चुकाते थे। तो कौन कौन सा 4 था? सॉरी, ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो ये 4 थे। तो 4 में सिर्फ और सिर्फ वैश्य लोग ही थे जो राजस्व जो टैक्स देते थे। पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किन्हें उपनयन संस्कार से वंचित रखा जाता था? मतलब जो पूजा पाठ करने से किसको मतलब उससे वंचित रखा जाता था? तो शूद्रों को। शूद्र कौन होता है? जो समाज के जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण में सबसे जो निम्न वर्ण है उनको शूद्र माना जाता था। और शूद्र जो लोग थे ये लोग का था कि बाकी ऊपर के 3 वर्ण हैं उनके लिए सेवाएं करना था इनका कर्तव्य, इनका माना, ऐसा मतलब माना गया है। तो उत्तर वैदिक काल में जो उपनयन संस्कार से वंचित रखा गया था वो कौन था? शूद्रों को। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में कब गोत्र प्रथा, जैसे अभी शादी में गोत्र देखा जाता है ना, और आश्रम व्यवस्था सुप्रतिष्ठित हुई है? तो ये भी उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। तो भारतीय समाज में कब गोत्र प्रथा और आश्रम व्यवस्था सुस्पष्ट हुई है? वो उत्तर वैदिक काल में। अभी जो हम लोग देखते हैं ना कि सेम गोत्र में शादी नहीं होता है हिंदू समाज में, तो ये जो शुरुआत हुई है ये उत्तर वैदिक काल में ही शुरुआत हुई है। इससे पहले ये सब नहीं था और इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं था। एक्चुअली जो आर्य लोग थे वो लोग अपना क्या करना था, अपना क्षेत्र को विस्तार करने के लिए अपनी विवाह से, क्षेत्र विस्तार कैसे होगा जब विवाह संबंध होंगे, तो इसलिए उन्होंने लोग मतलब सेम गोत्र में शादी न करके दूसरे गोत्र में शादी करते थे ताकि वो लोग का क्षेत्र विस्तार हो। मेन रीजन ये था, ठीक। तो हम लोग देख लिए गोत्र प्रथा और आश्रम व्यवस्था सुप्रतिष्ठित हुई वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में 4 आश्रम कौन कौन से थे? तो जो उत्तर वैदिक काल थे उनमें जो 4 आश्रम थे,
चार आश्रम में ब्रह्मचर्य ये एक है, गृहस्थ दूसरा, वानप्रस्थ तीसरा और संन्यास ये चौथा। ये टोटल चार मतलब आश्रम माना जाता है। चतुर्थ आश्रम जो है हम जो भारतीय समाज में है वो कौन कौन सा, तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इसको 25 वर्ष के इंटरव्यू में दिखा जाता था, 25 वर्ष करके। तो 25 ये 25 ये 25 और ये 25, तो टोटल 100 वर्ष अगर हम लोग जीते हैं तो उसमें जो 25-25 करके इसको डिवाइड किया गया था। ब्रह्मचार्य के लिए 1 से लेकर 25, फिर 25 से लेकर 50 गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये उत्तर वैदिक काल से ये चार आश्रम का संकल्पना आती है। 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में कब से वर्ण व्यवस्था, अच्छा भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म पर आधारित, ये नहीं होगा, कर्म पर आधारित न होकर, कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया। मतलब भारतीय समाज में पहले क्या था, जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म के आधार पर था। एक घर में 4 आदमी 4 टाइप से काम कर सकते थे, कोई ब्राह्मण हो सकते थे, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय। ये था ऋग्वैदिक काल में, मतलब एक ही परिवार का सदस्य उसके काम के अनुसार। लेकिन ये जो क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में, ये जन्मजात हो गया कि इसके परिवार में जो भी जन्म लेगा वो क्या होगा, सिर्फ उसका जो उस टाइम व्यवसाय था उसी के अनुसार उनका फिर जातिगत हो जाता है वर्ण व्यवस्था। तो ये कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। किस काल में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति से अधिकार छीना गया और सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया, ये सब उत्तर वैदिक काल से ही। और उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। एक्चुअली जो वैदिक काल था, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति मतलब अच्छी मानी जाती थी, अच्छी थी उस टाइम। वहाँ पे सब कुछ वो लोग का काम, उत्पादन काम में, फिर विदुषी के रूप में भी वो लोग थे, सभा में भी वो लोग शामिल होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो लोग का जो मूल्य, वो लोग का जो अवस्था था, वो लोग का जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो गिरावट आई है उत्तर वैदिक काल में। पैतृक संपत्ति जो पहले मिलता तो वो भी अब मिलना बंद हो गया, छीना गया। कब से, उत्तर वैदिक काल से। और उसी काल से अभी हम लोग जो मतलब जेंडर जो इनजस्टिस इतना हो रहा है, हम लोग उसी से मतलब शुरू हुआ है और अभी तक उसका हम लोग परिणाम भोग कर रहे हैं। तो 10वां क्वेश्चन जो है वो है कि उत्तर वैदिक कालीन कौन से ग्रंथ में कृषि संबंधित कर्मकांड और अनुष्ठान का वर्णन है। मतलब उत्तर वैदिक कालीन कौन सा ग्रंथ है जिसमें कृषि संबंधित कर्मकांड और अनुष्ठान का वर्णन मिलता है, तो वो कौन सा है, वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ जो ब्राह्मण है इसमें उत्तर वैदिक काल का ये ग्रंथ है। उत्तर मतलब जितने भी ग्रंथ है सब उत्तर वैदिक काल का ही है, ऋग्वेद को छोड़कर। ऋग्वेद और सिर्फ ऋग्वैदिक काल में था। बाकी जितने भी वेद वेदांग जितना भी आता है, ब्राह्मण, ये सब क्या है, आरण्य, ये सब क्या है, उत्तर वैदिक काल का है। तो उत्तर वैदिक कालीन कौन सी ग्रंथ जिसमें कृषि संबंधी कर्मकांड और अनुष्ठान का वर्णन है, तो हम लोग का शतपथ ब्राह्मण। 11वां क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था। तो 11 जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर वैदिक काल में हुआ परिवर्तन वो था लोहा का प्रयोग। किसका प्रयोग, लोहे का प्रयोग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण था। लोहे का प्रयोग क्या था, सबसे महत्वपूर्ण था। उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुआ कृषि में या जिसमें भी हुआ समाज में, उसका मेन कारण क्या था, लोहे का प्रयोग हुआ था। लोहे का प्रयोग यजुर्वेद में क्या कहा, अभी हम लोग चर्चा किए ना, कृष्ण अयस और श्याम अयस। इसके बाद बोल रहे हैं कि 12वां क्वेश्चन में कि उत्तर वैदिक काल के नगरीकरण को किस चरण का हिस्सा माना जाता है। जो उत्तर वैदिक काल में जो नगरीकरण हुआ था उसको हम लोग औध नगरीकरण मतलब सेमी अर्बनाइजेशन, सेमी अर्बनाइजेशन, सेमी अर्बनाइजेशन औध नगरीकरण कहा गया उत्तर वैदिक काल में जो नगरीकरण हुआ था उसको। उसके बाद बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था, हम लोग देख लिए। जो मुख्य व्यवसाय क्या था वो कृषि था उत्तर वैदिक काल में। 14वां क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में लेन देन का माध्यम क्या था। जैसे कुछ सामान खरीदना है या बेचना है या कुछ भी काम करना है तो उसके लिए जो लेन देन का माध्यम तो गाय था। क्या था,
गाय और निष्क, मतलब गाय था और निष्क था, ये सब क्या था, मतलब लेन देन का माध्यम था उत्तर वैदिक काल में। राष्ट्र शब्द जो उच्चारण होता है जिसका अर्थ है प्रदेश या राज्य क्षेत्र होगा, प्रदेश या राज्य क्षेत्र होता है, का चलन कौन से काल से प्रारंभ हुआ था। जैसे अभी हम लोग राज्य या राष्ट्र है, अभी जो हमारी ये चर्चाएं हैं हमारे सामने जो है राष्ट्र, ये जो परिकल्पना कब की गई पहली बार, तो ये उत्तर वैदिक काल में ही की गई है। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब लोहे का उत्पादन, लोहे का प्रयोग शुरू हो गया तो लोगों के पास कृषि होने लगा, कृषि होने लगा तो राजा क्या करेंगे, जो कृषि होगा उसको देख रेख के लिए लोग भी रखना होगा। साथ ही साथ जब लोहे का प्रयोग हुआ तो क्या उसका जो सबसे पहला जो लोहे का प्रयोग हुआ था वो युद्ध में हुआ था। तो इससे क्या होगा कि राजा शक्तिशाली हो जाएगा, और जब राजा शक्तिशाली होगा और राजा के पास मतलब धन संपदा रहेगा तो उसको रखने के लिए एक परिकल्पना करनी होगी, एक सुरक्षा रखनी होगी। तो इस सुरक्षा की डर से जो राष्ट्र का परिकल्पना हुई है। तो हम लोग देख लिए 15वां क्वेश्चन, सॉरी 16वां क्वेश्चन है कि करों के संग्रह एवं संचय के लिए नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता था। जो अभी भी अगर हम लोग टैक्स कोई अगर कलेक्ट करता है तो उसको संग्रहिता ही ना कहते हैं। ये संग्रहिता मतलब कलेक्टर। हम लोग जो अभी कलेक्टर जो डीसी डिप्टी कलेक्टर ये सब जो है ये क्या है, कलेक्टर ही संग्रहित ही है। ये उसी टाइम से इसका नाम आया है, उत्तर वैदिक काल से ही। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा था, पंचाल। पंचाल नरेश हम लोग सुने हैं ना, तो ये वही पंचाल, उनका मतलब ये है कि उत्तर वैदिक काल में जो सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा था, पंचाल था। 8वां क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल कहाँ बना। जो उत्तर वैदिक काल था उस टाइम आर्य संस्कृति का केंद्र कहाँ बना। जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या हो, सप्त सिंधु क्षेत्र से आते हैं और पंजाब के आसपास बैठते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र कहाँ बना है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है गंगा यमुना द्वाब, इसका आंसर होगा क्या होगा, गंगा यमुना द्वाब, मतलब पटना बिहार यूपी वाले क्षेत्र है, यहाँ उत्तर वैदिक काल में आ गए थे। उत्तर वैदिक काल में देवमंडल में सृजन के देवता, एक सृजन का देवता है क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ गॉड, उसका जो सर्वोच्च स्थान मिला था। जैसे कि ऋग्वेद में किसको मिला था, ऋग्वेद में इंद्र को मिला था, तो उसी तरह से उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था और उसका नाम क्या था, प्रजापति। क्या नाम था, प्रजापति। प्रमुख दर्शन और उसके प्रतिपादक को मिलान करें तो हम लोग को ये है, इसको हम लोग को मिलान करना है, ये मिलान किया हुआ नहीं है, ठीक। तो चारवाक जो है, सब आ रहा है ना, अच्छा एक बेसिक है तो कोई नहीं, चारवाक इधर वाला पहले देख लेते हैं। चारवाक का तो चारवाक दर्शन होगा तो चारवाक का चारवाक से ही होगा, ठीक। सांख्य दर्शन किसका है, सांख्य दर्शन किसका है, सांख्य कपिल मुनि का है, ठीक। और योग दर्शन किसका है, योग दर्शन पतंजलि है, इतना पता है ना हम लोग को। फिर सांख्य दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन किसका हुआ, कपिल मुनि। योग दर्शन जैसे पतंजलि बाबा जो है, योग क्या नाम है, रामदेव बाबा, उनका पतंजलि है, तो उससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि वो योगाचार करते हैं, तो उससे पतंजलि हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिंक कर देंगे। और चारवाक जो है ये खाने पीने और मस्त रहने वाले संप्रदाय है, ये लोग भविष्य के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो जो चारवाक दर्शन है उसका जो प्रतिपादक है, प्रतिपादक चारवाक ही है, चारवाक दर्शन का। इसको भौतिकवाद भी कहा जाता है इस दर्शन को। और उसके बाद आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में कौन है, गौतम। न्याय दर्शन में गौतम है इसका प्रतिपादक। और पूर्व मीमांसा का है जेमिनी। कौन है, पूर्व मीमांसा का है जेमिनी। तो इतना हम लोग 5 देख लीजिए। उत्तर मीमांसा, उत्तर मतलब क्या होता है, ऐसे किसी भी पूर्व और उत्तर होता है, पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद। तो उत्तर से हम लोग उत्तर को मिला देंगे तो क्या होगा, बाद होगा। तो पूर्व मीमांसा का, सॉरी उत्तर मीमांसा कौन है, बद्रायन। उत्तर मीमांसा होगा बद्रायन। और वैशेषिक क्या है, कनाड, ये द होगा। ये कन्नड होगा और उल्लुक होगा, कन्नड और ये उल्लुक, विशेषिक क्या। तो इस तरह से हम लोग
आज की इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल का मतलब वैदिक काल का ही एक भाग उत्तर वैदिक काल का हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। आप लोग को हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और सच में अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और